Hello, my dear friends. This is Grish Rawat. Welcome you all to your channel मार्गदर्शन क्लासेस. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके सहयोग से चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. लगातार आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में. क्वेरीज़ का आंसर आपको मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इससे पता चलता है कि आपको सारे कंसेप्ट जो है लगातार समझ में आ रहे हैं. ठीक है, तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये मान लीजिए कि केमिस्ट्री का बहुत ही यानी कि सॉल्यूशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो आज दो टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, और दूसरा जो टॉपिक है आपका उसी से रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इसे आप बिल्कुल फोकस तरीके से देखेंगे कि टॉपिक में क्या बताया जा रहा है. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है वेपर प्रेशर. तो देखिए, आप जानते होंगे कि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इस कंटेनर पे हमने एक लिड रखा हुआ है, ढक्कन है, ये कवर्ड है. तो जब हम इसको बॉयल करेंगे, यहाँ से हीट देंगे, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये टकराएंगे. टकरा के ये किस में चेंज होंगे? वेपर में. और जब ये वेपर में चेंज होंगे तो इस लिक्विड के सरफेस पर क्या लगाएंगे? ये एक प्रेशर लगाएंगे. ठीक है, क्या लगाएंगे? एक प्रेशर लगाएंगे. तो इसी प्रेशर को दोस्तों हम क्या कह देते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कह देते हैं. ठीक है, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बनती है तो एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है उसको निकालने के लिए वेसल लगी होती है, वो उठती है और जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उससे बाहर निकल जाता है. तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देखिए, इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्जर्टेड बाय द वेपर्स. प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाएगा? वेपर्स के द्वारा लगाया जाएगा. और वेपर्स किसके बनेंगे? लिक्विड के. जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे वो लिक्विड के बनेंगे. और कहाँ पर लगेगा दोस्तों? सरफेस ऑफ द लिक्विड. कब तक? जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए. तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाने की वाली कंडीशन कौन सी होती है कि जब हम बॉईल करते हैं वाटर को, तो ये देखते हैं कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, और जब वो लिड से टकराता है तो दोबारा से जब उससे यहाँ से एक प्रेशर लगता है तो दोबारा से वो जो वेपर है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है. एक समय ऐसा आता है कि जितना लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो इस कंडीशन को क्या कह देते हैं? इक्विलिब्रियम. तो वेपर प्रेशर कब तक लगता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता. ठीक है, कहने का मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रेशर लगता है. चलिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा. देखिए, वेपर प्रेशर सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर. ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि लिक्विड का नेचर का मतलब ये है कि जो लिक्विड है उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगी हुई हैं, वो कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगी इनके बीच में तो क्या होगा दोस्तों? आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी हुई हैं तो इनको वेपर में चेंज करने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? हीट क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी. लेकिन अगर वीक फोर्सेस हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और ईजिली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो पहला फैक्टर है दोस्तों यहाँ पर वेपर प्रेशर को जो डिसाइड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड. कि अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसका मतलब ये है कि वो आसानी से जो लिक्विड है वो ईजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट होंगे, वॉलेटाइल जो ईजिली वेपराइज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं. कि जो ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे, जितनी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ये पहला फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि
किस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर है दोस्तों टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास में वाटर है, 2 कंटेनर हैं, दोनों कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। ठीक है, इसको मान लीजिए टेम्परेचर जो दिया गया है, इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर वेपर्स क्या बनेंगे, ईजिली बनेंगे, तेज़ी से बनेंगे। देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो फिक्स है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा ही होगा, लेकिन जिसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा उतनी ही तेज़ी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि ये वाटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप गैस पे पानी गर्म करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, और अगर आप उसको स्टोव पे गर्म करते हैं तो वो बाद में होगा। ठीक है, क्योंकि जो गैस की जो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी वो ज़्यादा है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसीलिए वहाँ पर कंडीशन जो है वो ज़्यादा वेपर्स बनाने की रहती है। यहाँ पर देखें कि जो वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, इसके 2 सब्सटेंस होते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको काम आएगी कि वॉलेटाइल सब्सटेंस या तो वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे। तो वॉलेटाइल जो वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब है वाष्पशील, जो ईजिली किस में चेंज हो जाए, वेपर में। और ईजिली वेपर में कौन चेंज होगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स कैसी लग रही है, कमज़ोर है, तो आसानी से इसके बीच के जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, और जब ये आसानी से बॉन्ड टूटेंगे तो ईजिली ये वेपराइज भी हो जाएंगे। जैसे आप शुगर को ले लीजिए, एक वाटर को ले लीजिए, तो किसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होंगे, वाटर के। क्यों? क्योंकि जो शुगर है दोस्तों, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, लेकिन वाटर में क्या है, बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। अगर यहीं पर हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं तो वहाँ पर और भी कम है। तो इन दोनों में से ज़्यादा वेपर किसके बनेंगे, जिसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आसानी से बॉयल हो जाएगा वो, यानी बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हाई हो जाएगा। किस तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर कोई चीज़ बॉयल हो रही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपके पास में वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे केस में यहाँ पर जो हमने लिया है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल ले लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब ये है कि ये कब बॉयल होगा, ये वेपर में कब कन्वर्ट होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा और ये 90 डिग्री सेल्सियस पे होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 90 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि ये जल्दी हो जाएगा। जल्दी यानी कि इसको कम टेम्परेचर या कम हीट देने की ज़रूरत है। क्लियर है ये दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा तो उतनी ही जल्दी क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, और जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा दोस्तों, हाई होगा वहाँ पर। चलिए, दूसरा जो सब्सटेंस है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, यानी ये जो वेपराइज नहीं होगा। वेपराइज नहीं होगा, जैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ वेपराइज हो सकती है, जैसे वाटर है, पेट्रोल है, इथेनॉल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वेपराइज हो जाती हैं ईजिली। क्यों वेपराइज हो जाती हैं, क्योंकि इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यानी कि इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, हीट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और जब हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। ये तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उतनी ही धीरे धीरे वेपर्स बनेंगे, उतनी ही देर में वेपर्स बनेंगे। किसी का अगर बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस है तो जब तक इस टेम्परेचर पर नहीं पहुँचेंगे तब तक वेपर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जैसे
आप देख सकते हैं ऊपर मैंने बताया हुआ है कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट के। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट और शुगर। जो सॉल्ट और शुगर है दोस्तों, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं और थोड़ा डीप समझते हैं कि मान लीजिए दो लिक्विड हैं, ठीक है, एक वाटर है और एक इथेनॉल है, ठीक है, दो लिक्विड लिए हैं। देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वाटर में जब हम इथेनॉल मिलाएंगे, सोचिए ज़रा, तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट कम था। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी कंपैरेटिवली किसके, वाटर के। इसके कंपैरिजन में वाटर की जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। कैसे पता चला, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो देखिए जितना ज़्यादा आप इसमें इथेनॉल मिलाते चले जाएंगे उतना ही जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इसके सॉल्यूशन के वो वीक होते चले जाएंगे। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते चले जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, क्या होता चले जाएगा दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी इससे अपोजिट अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर इथेनॉल है और उसमें वाटर का एडिशन करते हैं, लगातार वाटर का एडिशन जब आप करेंगे तो वाटर के एडिशन से इथेनॉल के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो कैसे होते चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। और जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर प्रेशर घटेगा। तो इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन NaCl इज एडेड, ठीक है ना, टू वाटर। देखिए क्या इफ़ेक्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट पर जब NaCl को किस में ऐड किया जाता है, वाटर में। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, घटेगा तो क्यों घटेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी सा आपका ये कंसेप्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो राउल्ट का नियम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देयर आर टू लिक्विड्स A and B. A has boiling point 120 degree Celsius. B has boiling point 100 degree Celsius. Which liquid will have greater vapor pressure at 80 degree Celsius? कई बार बोर्ड में पूछने के लिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताएंगे कि ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे या बी का ज़्यादा होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इस पर फोकस करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाता हूँ उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, तभी आपका जो प्रिपरेशन है अच्छा हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम के बारे में जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में जनरली पूछने के लिए आ जाता है कि राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। वॉलेटाइल वर्ड का मतलब जानते हैं जो ईजिली वेपराइज हो जाए। जो ईजिली क्या हो जाए दोस्तों, वेपराइज हो जाए। जो ईजिली वेपराइज हो जाएगा उसको कहेंगे हम वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि आपके पास सॉल्वेंट पहले से ही वॉलेटाइल था, ठीक है। तो जब हम इसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे तो इसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसे होते चले जाएंगे दोस्तों, वीक। और जब वीक होते चले जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहीं पर इसका जो नियम है आप इसको समझें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 मिसेबल लिक्विड्स, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है जो किससे बना हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा मिसेबल लिक्विड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसका देखिए उसका जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के ईच कंपोनेंट,
या इसकी मोल फ्रैक्शन के। कहने का मतलब ये है बहुत सिंपल भाषा में कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन बना है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। जितना हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे उतने ही जो इंट्रैक्शन होंगे वो वीक होते चले जाएंगे, और जितने इंट्रैक्शन वीक होते चले जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उतना ही इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए दूसरा एक और डेफिनेशन ये देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट एडेड। जितना ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट आप ऐड करेंगे उतनी ही जो सॉल्यूशन की जो फोर्सेस होंगी वो वीक होती चली जाएंगी, और जितनी सॉल्यूशन की फोर्सेस वीक होती चली जाएंगी उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो P यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों इसके मोल फ्रैक्शन के। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जब इस आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर P नॉट आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो P नॉट है, P नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। यहाँ से देखिए कि P जो है, P क्या है, टोटल यानी कि PS कह सकते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। X यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन यानी कि जो आप उसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐड करते चले जा रहे हैं। चलिए अब इसका डेरिवेशन भी यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए थ्योरी पार्ट को अलग किया गया है और न्यूमेरिकल पार्ट को मैं अलग कराऊंगा। उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ कराने से मिक्सअप हो जाता है। तो एक दिन का जो लेक्चर होगा वो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए ही होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, A और B, और इसके जो प्रेशर होंगे पार्शियल प्रेशर जो PA के, तो PA किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों, XA के। ठीक है, और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे कि P नॉट A लग जाएगा, है ना, ये सॉल्वेंट के लिए होता है। सिमिलरली PB क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा XB के। तो जब इसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, जैसे यहाँ P नॉट A लगा है यहाँ पर P नॉट B लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है दोस्तों वो कितना है, आपका PS है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज PS। ठीक है, तो ये PS किसके इक्वल है दोस्तों, PA प्लस PB के इक्वल है। ये तो हमें पता है, ये तो पार्शियल प्रेशर है PA और PB, इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो PS के इक्वल है। यानी कि PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, A और B। तो यहाँ पर PA और PB इसको मान लिया है। चलिए उसके बाद देखिए हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू PA की जो वैल्यू है ऊपर से रखेंगे P नॉट A X है, PB की वैल्यू यहाँ से रखेंगे P नॉट B X B। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ये वाली वैल्यू जब हमने यहाँ पर रखी, और आप ये जानते हैं कि जो XA प्लस XB है, मोल फ्रैक्शन वाली डेफिनेशन से आप आइए कि जो मोल कंसेप्ट आपको कराया था मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है, तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जो XA प्लस XB है वो किसके इक्वल है दोस्तों, 1 के इक्वल है। तो अगर मुझे XA की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस XB के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे अगर ये देखिए XA की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस XB। तो यहाँ पर रख दीजिए इसको 1 माइनस XB, या तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं XB की जगह रखूँगा तो 1 माइनस XA रखना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, और XA की जगह रखूँगा तो 1 माइनस XB रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देख सकते हैं XB किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस XA के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा PS इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस PA। ठीक है, P नॉट A और XB। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। यहाँ पर P नॉट A यानी कि ये एक कंपोनेंट के लिए प्योर सॉल्वेंट है, P नॉट B माइनस P नॉट A और X, ये आपको पता ही है दूसरा कंपोनेंट है, ये पहला है, और ये मोल फ्रैक्शन है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं PT। ठीक है ना, PT यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल है, ये आपको पता ही ऊपर से P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने किया है। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई होगा आपको, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आराम से मैं आपको करवा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। मैं दोबारा से ही वीडियो बनाऊँगा आपके लिए।
अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी कि यहाँ पर बच्चों को दिक्कत है तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूँगा। तो ग्राफिकली इसके लिए ग्राफ समझ लेते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं एक्स ए प्लस एक्स बी जो कि 1 के इक्वल हैं। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर दो स्लोप हैं, एक ये वाली जो है वो वेपर प्रेशर के लिए है और ये वाली जो है मोल फ्रैक्शन के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इससे अगले वाले कंसेप्ट ही बनेंगे आपके। तो एक जो लाइन है वो किसके लिए है, पी ए के लिए है, और दूसरी जो लाइन है वो किसके लिए दोस्तों, वो पी बी के लिए है। ठीक है, यानी मान लीजिए अगर ये पी ए के लिए लाइन है तो ये वाली जो है वो पी बी के लिए, और इसका जो रिजल्टेंट है दोस्तों, जो टोटल है, जो पी ए जिसको हम कहते हैं, वो ये वाली लाइन है। ये वाली जो लाइन है इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, जो किसके इक्वल है, पी ए प्लस पी बी के। कि अगर एक्स ए की वैल्यू अगर 0 है तो एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मान लिया। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का भी पार्ट है और राउल्ट का नियम भी है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जनरल अगर आपको ये पूछने के लिए आ जाता है कि राउल्ट का नियम बताइए, है ना, तो ये है आपका, है ना, राउल्ट का जो जनरल रूल है वो ये वाला है, आप इसको नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछने के लिए आता है क्वेश्चन में कि आपको राउल्ट्स लॉ बताना है किसके लिए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए दोस्तों, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला ये है, वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला वो है। अगर जनरल पूछने के लिए आता है तो वही है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए कभी भी क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ऑब्वियस सी बात है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले समझिए कि देखिए हमारे पास में ये दो कंटेनर हैं, इसको समझें अच्छी तरीके से। ठीक है, इस कंटेनर में दोस्तों पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी, दोनों में पानी है, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया ऐड, इसमें शुगर का एडिशन कर दिया हमने दोस्तों। किसका एडिशन किया, शुगर का। इसमें क्या है, वाटर है। जब तक दोनों में वाटर था दोस्तों तब तक दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे ही मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा, यानी कि शुगर ऐड करूँगा, देखिए तो क्या होगा, इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या होते चले जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि शुगर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू वाटर, यानी कि लिक्विड। तो जब मैं इसमें शुगर का एडिशन करता चला जाऊंगा तो फिर क्या चेंज आएगा, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। कितना बढ़ेगा, ये तो जितना आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो 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 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या होती चली जाएंगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी दोस्तों। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, 2 हो गया, 150 हो गया, कितना भी। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो जो रिलेटिव वेपर प्रेशर है, देखें ज़रा इसको समझें कि अगर जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर यहाँ का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया सॉल्यूशन का। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो यही राउल्ट का दूसरा नियम है, ये कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना, ऑफ द सॉल्यूशन, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। जितना आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दोस्तों ऐड करते चले जाएंगे उतना ही इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि उतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलिए, जैसे कि सॉल्यूट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पानी में, ठीक है ना, पानी में आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है। तो मैथमेटिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि पी एस जो है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। यहाँ पर जो पी बी है उसको हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मान लिया,
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है, वेरी 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 लेस क्वांटिटी है। ठीक है, पीवी क्या है यहाँ पर, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर ऐड किया जा रहा है। जैसे पानी में मान लीजिए 1 kg पानी में 0.01 ग्राम अगर मैं NaCl मिला दूं तो इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, नेगलेक्ट करेंगे। तो जो PS है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, वो किसके इक्वल हो गया यहाँ पर दोस्तों, PA के इक्वल हो गया। और PA किसके इक्वल है हम जानते हैं, P0A XA के इक्वल है। और P0A XA किसके इक्वल है, यानी कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 - x भी रख सकते हैं। तो इसको जब हम ड्राइव करेंगे तो ये निकल के आएगा P0A, सॉल्व कर लीजिए इसको, P0A - PS अपॉन P0A इक्वल टू एक्स भी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, यहाँ पर P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और x भी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों क्लियर हो रही होंगी। राउल्ट का जो नियम है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके लिए, अगर मुझे वीडियो बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फर्दर वीडियोस भी बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, अब P0A - PS करेंगे तो डेल्टा P निकल के आएगा, कुछ ना कुछ चेंज निकल के आएगा दोस्तों। तो कुछ ना कुछ चेंज निकल के आएगा, यहाँ पर P0A आएगा। ये P0A सॉरी डेल्टा P और P0A किसके इक्वल है आपका, XB के इक्वल है। जितना ज़्यादा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे उतना ये चेंज होता चला जाएगा। तो ये रिलेटिव लोवरिंग है। किस में रिलेटिव लोवरिंग है दोस्तों, वेपर प्रेशर में, जो किस पर डिपेंड करेगी, आपके मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए जो ग्राफ है इसमें कंपोनेंट एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो लाइन है वो लीनियरली होगी एक्स ए, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्योर लिक्विड के लिए एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। तो नहीं है तो इसके लिए ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंपोजिशन ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो रहा होगा। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज सॉल्यूशन। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे, अब आप वेपर फेज सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कि जो पार्शियल प्रेशर हैं, है ना, 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, A और B, जिसके पार्शियल प्रेशर हमने क्या माने हैं, YA एंड YB माने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेपर फेस के लिए सॉल्यूशन में, कि जो YA है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने XA वाला पढ़ा था, लेकिन वेपर फेस के लिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ, YA PA + PB अपॉन PA। तो PA और PB क्या है, यहाँ पर P टोटल है, क्लियर हो रहा होगा। PA + PB क्या है, 2 ही तो कंपोनेंट हैं, और 2 कंपोनेंट है तो ये P टोटल के इक्वल है, अपॉन ये ऊपर आएगा आपका PA। तो इसको आप ले जाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PA किसके इक्वल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि YA × P टोटल। सिमिलरली PB किसके इक्वल हो जाएगा, YB × P टोटल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर रही होंगी कंसेप्ट को। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइए। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और इसी तरीके से करता रहूँगा। आप देख भी रहे होंगे मेहनत लगातार चल रही है। दोबारा से एक एक चीज़ के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक तरीके से। तो जहाँ भी दिक्कत होती है दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसी तरीके से आप मुझे कोऑपरेट करते रहें।